हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार रीकैप ले लें क्या। बेटा पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट्स की। मैंने आपको बोला था कि एज सच सॉल्ट एनालिसिस की ना सारी थियरी हम कवर कर चुके हैं। हमने बेसिक रेडिकल देख लिया, हमने एसिडिक रेडिकल देख लिया, हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट देख लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट देख लिए। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज पे बात करने वाले थे जो आपकी इनऑर्गेनिक के लिए कॉमन है, सब जगह पे काम आते हैं, राइट। तो बेटा उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बात करनी थी, हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करी थी, फिर हमने हीटिंग इफेक्ट्स पे चर्चा करी थी। हीटिंग इफेक्ट्स में क्या डिस्कस किया था हमने बेटा, हीटिंग इफेक्ट्स में डिस्कस किया था कि अगर आपके कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, एजाइड्स, इस तरीके के सॉल्ट्स अगर आप लेते हो तो वो कैसे टूटते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, राइट। अगर बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आई थी तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं आगे, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। जी हां, आज है इनऑर्गेनिक का थ्योरी वाइज आखिरी लेक्चर। इसके बाद हमें एक लेक्चर और चाहिए होगा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाएगा समापन। ठीक है साहब, तो छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, काम आएगा आपके बहुत। कुछ पुराने टॉपिक्स रिवाइज भी करेंगे उसके थ्रू अपन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, आपको ध्यान है क्या, मैंने आपको बोला था कि कुछ जगहों पे ना हमने एक से ज्यादा रिएजेंट यूज किए थे, जैसे NH4OH NH4 NH4Cl NH4 या NH4Cl NH4OH एक साथ यूज किया था। तो हम वो एक से ज्यादा रिएजेंट क्यों यूज कर रहे थे और कैसे वो हमारा किसी चीज में पीपीटी बनेगा या पीपीटी नहीं बनेगा, वो कैसे ड्राइव करेगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेटा वहां पर अगर आपको चर्चा करनी है ढंग से तो आपको दो फंडे रिवाइज करने हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है, आज का मुद्दा क्या है। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। और ये हम कहां बात करने जा रहे हैं बेटा, ये हम प्रिसाइसली बात करने जा रहे हैं बेसिक रेडिकल्स के अंदर। कहां बात करने जा रहे हैं भाई, बेसिक रेडिकल्स के अंदर। और अगर मैं बेसिक रेडिकल पे भी एग्जैक्ट जगह तुम लोगों को बोलूं तो बेटा बेसिक रेडिकल जो हमने वेट टेस्ट पढ़े हैं ना, वहां पे चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। कैसे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कर लेंगे बात, बट पहले फटाफट से सॉल्युबिलिटी और केएसपी को रिवाइज कर लें, सॉरी सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट को रिवाइज कर लें। आओ एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले आपको समझना होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज है। तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट समझते हैं, देखिए ध्यान से। फिजिकल का टॉपिक है 11th क्लास का। कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट ना एक छोटी सी बात है। क्या बात है, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता है क्या। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। उन्हीं के लिए Ka, Kb या Kw या Kh इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो बेटा जनरली कॉमन आयन इफेक्ट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यदि एक बीकर में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था और उसके अंदर आपने बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और मजे की बात क्या करी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपके पास एक बीकर में वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था और आपने बाहर से उसमें क्या डाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मजे की बात यह हो गई कि उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल में कोई एक आयन ऐसा था जो दोनों में कॉमन था, कोई एक आयन ऐसा था जो दोनों में क्या था, कॉमन था। तो बेटा नेट कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर आयन की बीकर में क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर नेट कॉन्सेंट्रेशन बीकर में बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम में कहां शिफ्टिंग होगी, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा अफेक्ट होगा, उन सब का जवाब मुझे कौन देता है, कॉमन आयन इफेक्ट देता है। कौन देता है, कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऐसे मैंने बोला, सपोज करिए आपका एक बीकर है, इस बीकर में ना लेट से पहले H2S था एक्वस फॉर्म में, ठीक है, H2S था एक्वस फॉर्म में। यदि बेटा H2S एक्वस फॉर्म में है तो H2S को एक्वस फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना ध्यान से, ये लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है साहब। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने बोला सपोज करो बाहर से मैंने इसमें डाला HCl, सपोज करिए बाहर से मैंने इसमें क्या डाला, HCl।
तो बेटा अगर इसमें HCl डल गया बाहर से, तो बेटा HCl की वजह से क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। HCl जैसी डला बाहर से एक्वस, इसमें जाके जब वो मिक्स हुआ तो बेटा उससे क्या होगा, HCl तो अपना 100% आयनाइज हो जाएगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। डिड यू नोटिस समथिंग? भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो अपना एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होकर आयंस में टूट गया, और H2S आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपका पार्शियली आयनाइज हो गया। पर इस वजह से यहां होगा क्या, इस वजह से यहां होगा ये कि भाई यहां पे भी कुछ H प्लस था और यहां पे भी कुछ H प्लस है। ध्यान से देखिएगा, यहां भी कुछ H प्लस था और यहां भी कुछ H प्लस है। मैं बोलूं ओवरऑल इस बीकर में, ओवरऑल जो बीकर है मेरा, उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। भाई कैसे बढ़ गया, सुनना ध्यान से। मैं ये बोल दूं क्या कि जो H प्लस नेट होगा, अब वो क्या होगा, वो होगा जो H प्लस तुम्हारा H2S से आ रहा है, जो H प्लस नेट होगा वो होगा तुम्हारा जो H प्लस H2S से आ रहा है, प्लस जो H प्लस तुम्हारा HCl से आ रहा है। H प्लस H2S से आ रहा है, प्लस जो H प्लस तुम्हारा HCl से आ रहा है, हाँ या ना, है ना? अच्छा जी, ये H2S से आ रहा है और HCl से आ रहा है, यानी कि मैं ये बोलूं कि आपकी H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले बीकर में H2S था जो एक इक्विलिब्रियम अचीव करके बैठा था। अब जैसे ही बाहर से एक और इलेक्ट्रोलाइट आया और उसने कॉमन आयन की वजह से यहां H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस वजह से क्या होगा, तो इस वजह से क्या होगा, तो बेटा जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो क्या कहेंगे, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। ऑलरेडी H प्लस किसी कॉन्सेंट्रेशन पे था, सल्फाइड आयन किसी कॉन्सेंट्रेशन पे था और H2S किसी कॉन्सेंट्रेशन पे था इक्विलिब्रियम की, पर अचानक से जैसे ही HCl गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बीकर में बढ़ गई, तो मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम वापस से क्या होना चाहेगा, रीअटेन होना चाहेगा। और इस चीज के बारे में सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी गवाही हमें कौन देता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वो हमें बताता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल की कैसे यहां पे इक्विलिब्रियम रीअटेन होगा। तो बेटा जब भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैंने बोला कि यहां पे, चलो मान ली बात कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बढ़ गई तो रिएक्शन क्या होगी, उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वापस जो डिस्टर्ब हो चुका है कहां शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यदि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इसका मतलब बेटा जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम क्या होने लग जाएगा, कम। क्योंकि बेटा अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो आपका H2S का अमाउंट बढ़ेगा ना, अल्टीमेटली सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लग जाएगा, कम। बेटा अगर सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होने लग गया कम, रिएक्शन जाने लग गई बैकवर्ड, तो मैं बोलूं H2S ज्यादा बनने लग गया, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और H2S का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो बेटा मैं ये बोलूं क्या कि H2S का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, जो H2S का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो क्या हो गया, डिक्रीज। जो H2S का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो क्या हो गया, डिक्रीज। क्योंकि भाई हम तो चाहते थे H2S आयनिक फॉर्म में ज्यादा बने तभी तो डिसोसिएट होगा, पर अगर आपका रिएक्शन बैकवर्ड आने लग गया तो आपका तो वापस H2S ही बनने लग गया, और अगर वापस H2S की तरफ ही रिएक्शन आने लग गई तो उसका डिसोसिएशन तो कम हो गया ना यार। और अगर डिसोसिएशन कम हो गया तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोलूं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं अब उसको डिफाइन करूं तो ध्यान से देखना जो तुम्हें यहां पे समझाया गया है उस हिसाब से। व्हेनेवर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन टुगेदर इन अ बीकर, या फिर इसको ज्यादा बेटर बोलते हैं कि व्हेनेवर वी हैव अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन अ बीकर एंड वी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट, सो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द concentration of common ion, degree of dissociation of weak electrolyte decreases due to increase in concentration of common ion, and hence disturbance in equilibrium, and hence shifting of equilibrium in backward direction, degree of dissociation of weak electrolyte decreases. True? समझ में आ गई बात? ये फंडा ध्यान रहेगा क्या हमेशा, ये बहुत काम आने वाला है, आज बहुत काम आने वाला है। एक केस ऐसा नहीं होगा जहां इसके बिना मैं बात कर पाऊंगा। कॉमन आयन इफेक्ट तो मैंने समझा दिया, ठीक है साहब। कॉमन आयन इफेक्ट अगर समझ में आया तो एक फंडा और समझ लो, छोटा सा फंडा है सॉल्युबिलिटी का।
आप पहले ये बताना सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करते थे। सॉल्युबिलिटी को मैं डिफाइन करता था, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट मैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकता हूं, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिफाइन करते थे, जिसको हम कहते थे केएसपी। आपको याद हो तो AXBY, सपोज करो मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, तो इसको मैंने कैसे तोड़ा, इसको मैंने तोड़ा अगर इसकी आयनिक फॉर्म में, तो ये टूटेगा कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो बेटा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो विद टाइम इसकी सॉल्युबिलिटी XS हो जाएगी और इसकी सॉल्युबिलिटी YS हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। इसकी सॉल्युबिलिटी XS और इसकी सॉल्युबिलिटी YS। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो सॉलिड था जो तुम्हारा एक्वस आयंस में टूट गया, तो आप यहाँ पे KSP कैसा डिफाइन करोगे? आप यहाँ पे क्या डिफाइन करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये बराबर हो जाएगा आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उनकी पार उसके ऊपर, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू उनकी पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ KSP में लिख सकता हूँ क्या, XS की पावर X, और यहाँ मैंने लिख दिया YS की पावर Y, तो ये बन गया X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y। देखना जरा, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। और बेटा इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्ट सैंपल का KSP निकाला करते थे, है ना। KSP भी मैंने रिवाइज करा दिया। मैंने आपको KSP क्यों बताया? सर क्या इस चैप्टर में हम फिर से KSP कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? तो बेटा नहीं, मुझे तुम्हें KSP का माहौल याद दिलाना था सो दैट मैं तुम्हें अगला बात बता सकूं। अगली बात जो हमने पढ़ी थी आयनिक इक्विलिब्रियम में, और हमने पढ़ा था कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। हमने क्या पढ़ी थी? हमने बेटा पढ़ी थी कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। क्या कंडीशन है? प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस। बेटा कैसी प्रेसिपिटेशन की कंडीशन? कि भाई कब आपका सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, और कब वो क्या होने लग जाएगा, पीपीटी बनाने लग जाएगा, कब वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। उसके बारे में बातचीत करनी है, ठीक है। तो बेटा अगर प्रेसिपिटेशन की बात हम करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिपिटेशन की बात आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि बेटा आपको, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो ना रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, वैसे यहां हम लोग बोलते हैं KIP और KSP, KIP और KSP। तो बेटा हम बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी टाइम पे यदि मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो वो आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करना चाहूं तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। तो मैं बोलता हूं जब भी मेरा आयनिक प्रोडक्ट मेरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, जब भी मेरा आयनिक प्रोडक्ट मेरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब क्या होगा, और जब भी मेरा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम होगा तब क्या होगा। तो सोचना जरा क्या होता था, कैसे बताओगे, क्या होता था बताओ भाई, याद करने की कोशिश करो। अगर Q ग्रेटर देन K होता था तो क्या होता था, Q लेस देन K होता था तो क्या होता था, क्या बता सकते हो? अगर तुम्हारा KIP KSP से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा? हम लोग यहां पे बोल सकते हैं क्या कि आपका PPT बनेगा या नहीं बनेगा? यदि KIP KSP से ज्यादा होता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि PPT बनेगा? तो बेटा जी हम बोलते हैं यदि आपका KIP KSP से ज्यादा होता है, यदि आपका KIP KSP से ज्यादा होता है तो आपकी रिएक्शन किधर आती है, बैकवर्ड। अगर रिएक्शन आती है बैकवर्ड तो आप वापस से किस तरफ आ रहे हो, सॉलिड सैंपल की तरफ। और अगर बैकवर्ड सॉलिड सैंपल की तरफ आ गए तो बेटा वो तो कैसे एडजस्ट होगा, ऑब्वियसली PPT बना के एडजस्ट होगा। बट यदि आपका KIP KSP से कम है तो इसको आप कंपेयर करो Q लेस देन K से, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, और आप किधर ले गए अपनी रिएक्शन को, फॉरवर्ड। अगर अपनी रिएक्शन को फॉरवर्ड ले गए तो वहां पे वो किस फॉर्म में आ गया, आयंस की फॉर्म में आ गया, तो आप बोलोगे वो सॉल्युबल है, वो PPT नहीं बना रहा। तो बेटा ये भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, KIP ग्रेटर देन KSP होगा तभी आपका क्या बनेगा, PPT। अगर KIP लेस देन KSP होगा तो PPT नहीं बनेगा। वो चीज कैसी होगी, सॉल्युबल। तो बेटा जो मुझे आज आपसे चर्चा करनी है वो इन दो टॉपिक्स पे आधारित है। एक तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या असर पड़ता है, या आयनाइजेशन पे, या हम बोलते हैं कि आपका प्रेसिपिटेशन पे कैसे असर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको अच्छे से। अच्छा जी, अगर ये दो बातें आपको समझ में आई तो शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है। शुरू करते हैं, अगर हमें करना क्या है तो ध्यान से करो। मैंने जब तुमसे बेसिक रेडिकल्स की बात करी थी, याद करो ध्यान से,
जब बेटा मैंने तुम लोगों से बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात करी थी, तो बेसिक रेडिकल्स के टाइम पे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सबसे पहले बेटा अपन ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया। कैसे बनाते थे ओरिजिनल सोल्यूशन? याद करो, मैंने कहा था ओरिजिनल सोल्यूशन वो है जिसमें सारे रेडिकल्स हैं। आप पहले पानी डाल के चेक करोगे, HCl डाल के चेक करोगे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डालेगा तो HNO3 डाल के चेक करोगे। तो वो अलग अलग 4-5 चीजें डाल के चेक करते थे और फाइनली आपका ओरिजिनल सोल्यूशन रेडी हो जाता था। ओरिजिनल सोल्यूशन ऐसा सैंपल होता है जिसमें सारे रेडिकल मौजूद हैं। अब वो रेडिकल किस ग्रुप का कहां लाए करेगा उसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। जब आप अलग अलग टेस्ट करके देखोगे तो हम सबसे पहले क्या करते थे भाई? डाइल्यूट HCl डालते थे। याद करो, डाइल्यूट HCl डालते थे तो कुछ चीजें तो पीपीटी बना लेती थी, जैसे कि Ag+, जैसे कि Pb+2, जैसे कि Hg2+2। कुछ चीजें तो पीपीटी बना लेती थी और कुछ चीजें पीपीटी नहीं बनाती थी। वो क्या हो जाती थी? आपकी सॉल्युबल। अब जो चीज सॉल्युबल होती थी उसको आप फिर से टेस्ट कराते थे, और जो चीज सॉल्युबल होती थी उसके लिए आप क्या कराते थे? फिर से टेस्ट। कैसे टेस्ट कराते थे? आप पास करवाते थे H2S। आप क्या पास करवाते थे? H2S। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? याद है बेटा? अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लो प्लीज यार, चैप्टर खत्म कर दिया है, ये तो आना चाहिए अपने को, राइट? तो मैंने क्या बोला? अगर इनसॉल्युबल है तो पीपीटी बनाते थे, अगर सॉल्युबल है तो H2S डाल के फिर चेक करते थे। फिर कुछ चीजें पीपीटी बनाती थी, जो सॉल्युबल है उनमें फिर एक नया रिएजेंट डाल के चेक करते थे। फिर जो पीपीटी बनाते थे, जो सॉल्युबल फिर भी रह गए, उनमें नया रिएजेंट डाल के चेक करते थे। तो इस तरीके से हम नए 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 रिएजेंट्स डालते रहते थे और चेक करते रहते थे कि कौन कौन पीपीटी बनाता जा रहा है और कौन अभी भी सॉल्युबल है। और इस तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने 6 ग्रुप्स डिफाइन किए थे बेसिक रेडिकल्स के। 6 ग्रुप्स याद है आपको? ठीक है जी। तो हमने ग्रुप 1 की बात करी, फिर H2S डाला, ग्रुप 2 की बात करी, फिर हमने कहा यहां नहीं हो रहा तो HNO3 डालो, उसको कोल्ड हीट करो, कोल्ड करो, फिर वो NH4OH वगैरह डालो। इस तरीके से हमने अलग अलग जुगाड़ करे थे, राइट? तो उसका लॉजिक भी बताऊंगा वो HNO3 क्यों डाला था, बट हाँ ग्रुप 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है साहब, तो बातचीत शुरू करते हैं एक एक करके। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आखिर इनके पीपीटी बनते क्यों हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि AgCl पीपीटी बना लेता है, PbCl2 पीपीटी बना लेता है और बाकी नहीं बना पाते। ठीक है, ये बात हमें करनी है यहाँ पे। चलो जी, तो बेटा ये देखो, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंडीशन आपको पता ही है, इस पे तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सपोज करो आपके ग्रुप 1 वाले थे, ये जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करते हैं तो बेटा AgCl बनता है, PbCl2 बनता है और Hg2Cl2 बनता है। इनका पीपीटी बना, पर इनका पीपीटी क्यों बना होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी के फंडे से आप ये कह सकते हो गया इनका पीपीटी इसलिए बना होगा सर क्योंकि शायद इनका KIP इनके KSP से क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। वही कंडीशन संभव है जब इनका पीपीटी बनाओ, नहीं तो पीपीटी बनने का कोई चांस ही नहीं है। और जो बाकी आयन्स यहां पे यूज हुए होंगे, भाई तुम्हें शुरुआत में थोड़ी सपना आ रहा था यार कि ग्रुप 1 है, तुमने तो ओरिजिनल सोल्यूशन लिया जिसमें सारे ही दुनिया भर के रेडिकल थे, जैसे कि तुम्हारा कैडमियम भी था, तुम्हारा आयरन भी था, तुम्हारा कैल्शियम भी था, तुम्हारा बेरियम भी था, तुम्हारे ये भी थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो ये बात मैं बोल रहा हूं ना, ये आज के पूरे सेशन का सार है। अगर ये समझ आ गई तो आगे की बातें बहुत इजीली समझ आएंगी, नहीं तो बेटा तोते उड़ जाते हैं बच्चों के। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला बेटा? शुरुआत में तो आप क्या करके चले थे? आप तो ओरिजिनल सोल्यूशन लेके चले थे ना यार। अब आपको थोड़ी पता था कि इसमें से ग्रुप 1 क्या होगा, ग्रुप 2 क्या होगा, ग्रुप 3 क्या होगा। आपको तो ये पता था कि इसके अंदर सारे रेडिकल्स हैं, जैसे कि इसमें Ag+ भी है, इसमें Pb+2 भी है, इसमें Hg2+2 भी है, इसमें Cu+2 भी है, इसमें Fe+3 भी है, इसमें Zn+2 भी है, और बहुत सारे, इसमें सारे रेडिकल्स मौजूद हैं। अब जब आपने डाइल्यूट HCl डाला इसके अंदर, जब आपने डाइल्यूट HCl डाला, तब सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HCl डालने पर इसने पीपीटी बनाया, इसने पीपीटी बनाया और इसने पीपीटी बनाया, इन सारों ने पीपीटी नहीं बनाया। तब आपको समझ आया कि भाई इस पूरी भीड़ में से ये 3 अलग कर लेता हूं, बाकियों को आगे भेज देता हूं। फिर आपने अगली बार कोई और रिएजेंट डाला, यही तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आपने वो जो बची हुई भीड़ थी उसमें कोई और रिएजेंट डाला, तब उसमें से कुछ अलग हो गए जिन्होंने पीपीटी बना दिया। अब जो बच गए, आपने कहा वो यहां भी पीपीटी नहीं बना पा रहे, उनको अब आगे पास करा दो। समझ में आई बात? यही कर रहे थे ना? तो मेरे को शुरुआत में थोड़ी पता था यार कि क्या ग्रुप 1 और क्या ग्रुप 2, ये तो मेरे को प्रैक्टिस रिएजेंट्स की डालते डालते समझ में आई कि अच्छा भाई ये यहां पे पीपीटी बना रहे हैं, चलो इनको एक अलग कर दो, बाद में इनको एक ग्रुप 1 नाम दे दिया। ये यहां अलग हो गए, ये इसके सेकंड नंबर पे हुए तो इसको ग्रुप 2 नाम दे दिया।
फिर कुछ हुए उन्हें ग्रुप 3 नाम दे दिया, पर शुरुआत में थोड़ी पता था यार, नहीं पता था ना। तो अब समझते हैं कि वो लॉजिक क्या रहा होगा कि सिर्फ यही पीपीटी बने और बाकी पीपीटी नहीं बने। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत आसानी से। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा कि जब मैंने डाइल्यूट HCl डाला तो इन तीन चीजों ने पीपीटी बना लिया, AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, राइट। जब इन तीन चीजों ने बेटा पीपीटी बना लिया तो हुआ क्या होगा, इन्होंने पीपीटी क्यों बनाया होगा, तो देखो ध्यान से। AgCl को अगर मैं उठाता हूं तो AgCl बेटा इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है। इसके लिए इक्विलिब्रियम पे KSP पहले से डिफाइंड होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली हर सैंपल के लिए डिफाइंड होती है, तो KSP की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे डिफाइंड होगी। अब मैंने क्या किया, KSP इसका चेक कर लिया, पर इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिली उस पर मैंने KIP भी निकाल लिया। अब मैंने जब इसका KIP निकाला तो KIP क्या होगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा जो इसके KIP की वैल्यू थी ना, वो सॉल्व करने पे पता चला इसके KSP से क्या आ रही थी, ज्यादा। तो अगर इसके KIP की वैल्यू KSP से आ रही थी ज्यादा, दैट मींस ये पीपीटी बनाएगा ही बनाएगा। सेम चीज PbCl2 के साथ मुझे फील हुई और सेम चीज Hg2Cl2 के साथ फील हुई, पर जब मैंने ZnCl2 के लिए ये चीज करने की कोशिश करी तो बेटा वहां मेरा काम नहीं चल पाया। क्यों, क्योंकि वहां पे KIP लेस देन KSP आ रहा था, यानी कि वो पीपीटी नहीं बनाएगा। तो दैट्स द रीजन कि इन लोगों ने पीपीटी बना लिया, क्योंकि इनके लिए पीपीटी वाली कंडीशन जो थी वो जस्टिफाई हो रही थी। इनके लिए जो पीपीटी वाली कंडीशन थी वो जस्टिफाई हो रही थी, बाकियों के लिए नहीं हो रही थी। समझ में आई क्या बात, आसान है, ध्यान से सुन लो। रुक रहा हूं मैं, वीडियो को पीछे करके देखना है देख लो। समझ आ गया है तो एक बार स्क्रीन को ध्यान से निहार लो, क्योंकि अब स्क्रीन चेंज होने वाली है, डिफिकल्टी बढ़ने वाली है। ये तो सबसे आसान केस था, अगर ये भी नहीं समझ आया तो फिर तो बेटा भगवान मालिक है ना, रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे हम। आसान था, देख लो भैया, पानी पी लेते हैं इतने में हम। ठीक है साहब, ग्रुप 1 डन है, आगे बढ़ जाएं। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है भाई, ग्रुप 1 की बात हो गई। अब मैंने कहा ये तीन यहां पीपीटी बन गए, अब मैं अपना बचा हुआ सारा रायता लेके आगे चला गया। बचा हुआ रायता लेके जब मैं आगे चला गया तो बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, ये मेरे बचे हुए स्पीशीज थे यहां, मतलब ये बचे हुए स्पीशीज क्या थे, जब मैंने अपना बचा हुआ रायता लिया, क्या लिया, डाइल्यूट HCl और H2S से जब पास करवाया तो बेटा उस बचे हुए ओरिजिनल सॉल्यूशन में इतने सारे रेडिकल्स में से ये रेडिकल थे जो यहां पे पीपीटी बना गए और बाकी सारे आगे बढ़ गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, जब बचा हुआ ओरिजिनल सॉल्यूशन उन तीन आयन के अलावा जो बचा हुआ सैंपल था उसको मैं आगे ले गया और उससे मैंने क्या पास करवाया, डाइल्यूट HCl और H2S। तो जब मैंने पास करवाया तो मैंने ऐसा देखा कि ये पास करवाने पे सिर्फ यही आयन थे जो पीपीटी बना पा रहे थे, इनके अलावा कोई भी पीपीटी नहीं बना पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो कि सर H2S है तो ZnS का पीपीटी क्यों नहीं बना, COS का पीपीटी क्यों नहीं बना, NiS का पीपीटी क्यों नहीं बना, है तो ये भी सल्फाइड। तो यहां जब सल्फाइड्स बन ही रहे थे तो इनका भी पीपीटी बन जाता, तो बेटा उनका नहीं बना, क्यों नहीं बना समझेंगे अभी। बट ये सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर जब आप डाइल्यूट HCl और H2S पूरे सॉल्यूशन से पास ही करवा रहे हो तो सल्फाइड्स का पीपीटी बनना है, ये बात हमें पता है। तो सल्फाइड का आपने कहा इन्हीं के सल्फाइड का पीपीटी बना, पर थोड़ी देर बाद ही आप हमें बताते हो कि ZnCO Ni भी तुम्हारे सल्फाइड बनाते हैं, तो फिर सर उनका पीपीटी क्यों नहीं बना, उनका भी पीपीटी बन जाता थे तो वो भी सल्फाइड, पर बेटा इस कंडीशन में उनका पीपीटी क्यों नहीं बना, करते हैं उसके बारे में बात। सुनो ध्यान से, उसी के लिए माहौल बना रहा हूं। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला इन आयंस का पीपीटी बन गया। इन आयंस का पीपीटी बन गया मतलब क्या तुम्हारे भेजे में, क्या तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात चली गई क्या कि भैया यहां पे फॉर श्योर KIP जो है वो KSP से ज्यादा रहा होगा, यहां पे फॉर श्योर KIP जो है वो KSP से ज्यादा रहा होगा, है ना। ठीक है, चेक करके देखते हैं। मैंने कोई एक सैंपल उठाया, लेट से मैंने उठाया CUS, मैंने क्या उठाया CUS, मैंने CUS लिया और जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला इस तरीके से, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम पे मुझे KSP तो पता था, इसके लिए इक्विलिब्रियम पे मुझे KSP तो पता था। अब मैंने इसके लिए क्या लिखा, KIP। जब मैंने इसके लिए KIP लिखा बेटा तो KIP की वैल्यू आई कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है, और जब इसके KIP को कंपेयर किया इसके KSP के साथ, तो आई गॉट टू नो कि KIP की वैल्यू KSP से क्या थी, ज्यादा। KIP की वैल्यू KSP से क्या हो रही थी, ज्यादा। और बेटा अगर KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो रही थी, तो ये तो श्योर करता है, ये तो कंफर्म करता है कि इसका पीपीटी तो यहां पे बनेगा ही बनेगा, इसका पीपीटी तो यहां पे बनेगा ही बनेगा। बेटा अगर इसका पीपीटी बन गया, अगर इसका पीपीटी बन गया, दैट मींस ये यहां पे प्रेसिपिटेट आउट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो यहां पे प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे। तो सर ये कॉमन आयन पिक्चर में कहां से आ गया, कॉमन आयन पिक्चर में कैसे आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा यहां पे आपने रिएजेंट क्या यूज करे हैं, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2S, राइट? डाइल्यूट HCl और H2S, डाइल्यूट H2S नहीं, डाइल्यूट HCl और H2S। तो अब ध्यान से सुनिएगा, H2S जो है वो इस तरीके से टूटेगा तुम्हारा 2H+ और सल्फाइड आयन, और HCl तुम्हारा इस तरीके से टूटेगा। ऑब्वियसली भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयनाइज हो जाएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्शियली आयनाइज हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, जब ये दोनों एक ही बीकर में आएंगे तो कॉमन आयन है यहाँ पे, कॉमन आयन होने की वजह से क्या H+ का कॉन्सेंट्रेशन नेट बढ़ेगा? अगर नेट H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। अगर नेट H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रीअटेन करने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ता है, रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो, कहीं जाना है क्या? बेटा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम बात तो समझा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, राइट? तो बेटा जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। ये एरो क्या शो कर रहा है, बैकवर्ड का शिफ्ट। और जब बैकवर्ड शिफ्ट होगी इसका मतलब क्या है कि सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम। और बेटा अगर सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा कम, तो मुझे एक बात बताओ, क्या KIP की वैल्यू भी कम होगी क्या? क्योंकि KIP तो किसके बराबर है, KIP तो बराबर है Cu2+ इंटू H2-। देखना जरा, जो तुम्हारा सॉल्ट सैंपल है उसमें सल्फाइड आयन है और कॉपर आयन है। अगर कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, दैट मीन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है KIP का वैल्यू कम होगा। अब सर मतलब कॉमन आयन की वजह से KIP कम हो गया, KIP कम हो गया तो अब ये पीपीटी नहीं बनाएगा क्या? बेटा ऐसा लग रहा था हमें, पर इसकी वैल्यू कम होगी, ये सही बात है, पर बेटा इतनी भी कम नहीं होगी कि इसके KSP को मात दे दे। ये स्टिल इसके KIP को क्या रखेगा, अपने KSP से ज्यादा ही रखेगा, उससे खराब या हारेगी नहीं वो चीज, ठीक है? तो यस, आपके कॉमन आयन की वजह से KIP की वैल्यू कम होगी, बट स्टिल अगर आप न्यूमेरिकली चेक करेंगे वैल्यूज को तो KSP से तो वो वैल्यू ज्यादा ही होगी, तो इस वजह से पीपीटी तो बनता रहेगा। तो सर ये क्या मजाक करा आपने हमारे साथ, जब यही आपको कहना था कि पीपीटी बनता रहेगा, तो पीपीटी बनता रहेगा तो यही समझ में आ गया, ये कॉमन आयन ने आके क्या उखाड़ लिया अलग से? तो बेटा यही बात है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हर बात का लॉजिक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कॉमन आयन ने तो जो भी करा आने के बाद में, वो चीज तो मुझे पहले से भी पता थी। तो कॉमन आयन आने का फायदा ही क्या हुआ? तो बेटा कॉमन आयन आने का फायदा यहां नहीं आएगा, कॉमन आयन आने का फायदा इनके लिए आएगा, कॉमन आयन वाली बात इनके लिए लगेगी। तो सर वहां क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बेटा वो भी तो सल्फाइड्स हैं, मुझे डर था कि इस रिएजेंट पे कहीं वो भी अगर पीपीटी बना गए तो सारे सल्फाइड्स को एक साथ ही रख देंगे, पर वो पीपीटी नहीं बनाते और ये पीपीटी बना लेते हैं, और वहां पे ये वाली बात काम आती है। कैसे काम आती है, सुनना ध्यान से। ग्रुप 2 की यहां तक की बात समझ आई ना, कि सिर्फ इन्हीं का पीपीटी क्यों बनेगा? अब ध्यान से सुनो, कॉमन आयन में कैसे लगाऊंगा। मैंने बोला ग्रुप 4 के लिए एक बार बात कर लेते हैं। ग्रुप 4 में कौन होते हैं? जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल। सपोज करो मेरे पास तो भाई ओरिजिनल सोल्यूशन था, मैंने तो सोचा था सारे रेडिकल्स को इससे पास करवाऊंगा, बट जब मैंने सारों को पास करवाया तो मैंने देखा सिर्फ इतने ही थे जो उसके साथ में पीपीटी बना पाए। तो जिंक, कोबाल्ट और निकल ने नहीं बनाया, इसका मतलब मैंगनीज ने नहीं बनाया। पर हम देख रहे हैं कि अगर होता तो कैसा होता, क्यों नहीं बनाया, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा सपोज करो आपका मन था कि सर इनका मैं चेक करना चाहता हूं इस रिएजेंट में क्या होगा, क्योंकि सल्फाइड्स ही मैंने इनके पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूं इनके सल्फाइड्स का यही पीपीटी बनना चाहिए, और नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा? सुनना ध्यान से, जब ये बेटा इनसे पास होंगे तो आपके हिसाब से ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आप कोई भी एक ले लो, ZNS ले लो, सपोज करो ZNS के लिए KSP आपको पता है, KIP आप निकाल दोगे, बोलो हाँ या ना? पर बेटा इस बार जब आप इसका KIP निकालोगे और इसके KSP से कंपेयर करोगे तो बेटा KIP की वैल्यू KSP से क्या आएगी, कम। KIP की वैल्यू KSP से क्या आएगी, कम।
और यदि KIP की वैल्यू KSP से कम आएगी, इसका मतलब क्या ये पीपीटी बनाने की कंडीशन है? नहीं, KIP की वैल्यू तो KSP से ज्यादा होनी चाहिए थी, तब पीपीटी बनता है। यहां तो वैल्यू कम आ रही है तो यहां पीपीटी नहीं बनेगा। तो बेटा जी यही मैंने आपको बोला था ना कि ओरिजिनल सॉल्यूशन से इस रिएजेंट को पास करने पे जितनी चीजें पीपीटी बना सकती थी वो निकल गई, जो नहीं बना सकती थी वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? तो उसका एक्चुअल रीजन है उसके KIP और KSP का कंपैरिजन। ठीक है साहब? ओके, तो आपको समझ में आया कि इनके लिए जो KIP की वैल्यूज हैं वो KSP से कम है। इन सॉल्ट्स का KSP बहुत ज्यादा है, वो KIP से काफी ज्यादा रहता है, तो इनका पीपीटी कभी भी नहीं बन पाता, ये सॉल्युबल रहते हैं। तो फिर कॉमन आयन यहां कैसे हेल्प करता है? कॉमन आयन आपका क्या था? देखो, एक तो वैसे ये कंडीशन आ रही है कि KIP लेस देन KSP, ऊपर से अब बात सुनो तुम, ये रिएजेंट की वजह से भी क्या हो रहा होगा? इस रिएजेंट की वजह से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा। अगर इस रिएजेंट की वजह से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो बेटा इसका मतलब KIP की वैल्यू क्या होगी? कम। तो भाई ऑलरेडी ZnS का KSP ज्यादा है उसके KIP से, और अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आयन की वजह से और कम होने लग गई तो बेटा KIP की वैल्यू तो और घट जाएगी। KIP की वैल्यू वैसे ही कम है KSP से, सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमने घटानी शुरू कर दी है तो KIP तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो मेरी ये जो बात है ये और ज्यादा क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो मेरा स्टेटमेंट है ये और ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो बेटा इसके लिए मैंने तुम्हें कॉमन आयन बताया था, इसके लिए मैंने तुम्हें कॉमन आयन बताया था। सुनना मेरी बात दोबारा से एक बार, क्या बोला मैंने? भाई पिछले वाले केस में जब हम ग्रुप 2 की ही बात कर रहे थे, जब हम ग्रुप 2 की ही बात कर रहे थे तो यहां तो KIP ग्रेटर देन KSP आ ही गया था, पीपीटी बन ही रहा था, मुझे पता चल ही गया था। और जब मैंने कॉमन आयन लगा के देखा तो हाँ मुझे पता चला सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब KIP की वैल्यू थोड़ी कम होगी, पर इतनी भी कम नहीं होगी कि KSP से पीछे चली जाए, KSP से तो आगे ही रहेगी। तो मेरी कंडीशन जो यहां थी वही यहां थी, तो कॉमन आयन का होना और ना होना यहां मुझे ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा था। पर कॉमन आयन का फायदा मुझे ग्रुप 4 के केस में लगेगा, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि यार ये भी तो सल्फाइड है, तो ये वहीं पे पीपीटी क्यों नहीं हो गए? तो बेटा इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां पे इन्होंने KIP KSP वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। और सपोज करो किसी तरीके से तुम फुलफिल कराने की कोशिश करते भी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, और कॉमन आयन के कॉन्सेंट्रेशन की घटने की वजह से उसका KIP जो था उससे भी कम होने लग जाएगा, तो KSP के बराबर भी नहीं आ पाएगा। बेटा ज्यादा तो छोड़ो, और अगर बराबर भी नहीं आ पाएगा, ज्यादा तो छोड़ो, तो यानी कि पीपीटी ना बनने वाली बात मेरी पहले भी थी और अब तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया मेरा स्टेटमेंट। तो बेटा इस वजह से ये कभी भी ग्रुप 2 में पीपीटी नहीं बनाते, दैट्स व्हाई इनके लिए एक अलग ग्रुप है आगे। ठीक है, पहले मुझे ग्रुप नहीं पता था, ये तो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये ग्रुप 2 वाले हैं जो अलग हो गए, इनको नाम दे दिया ग्रुप 2। पहले तो मुझे लगा था सारे ही आ जाओ चाहे ग्रुप 2 में। भाई मेरी मेहनत तो कम होगी ना, तुम्हारा काम यहां नहीं बना तो मुझे अब नया रिएजेंट डाल के ट्राई करना पड़ा, फिर जो निकल गए उनको ग्रुप 3 दिया, फिर और रिएजेंट डाल के ट्राई करना पड़ा, फिर जो निकल गए उनको ग्रुप 4 दिया। तो मैं तो वैसे भी अपनी मेहनत बढ़ा रहा हूं, मेरी मेहनत तो बढ़ी रही है ना। मैं तो यही चाह रहा था कि सारे सल्फाइड एक जगह पे आ जाते, पर एक्चुअली उनकी सॉल्युबिलिटी से और कॉमन आयन इफेक्ट से पता चला कि वो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जिंक वाले प्रेसिपिटेशन की कंडीशन यहां फॉलो नहीं कर रहे, दैट्स वाई वो यहां पीपीटी नहीं बना रहे, दैट्स वाई वो ग्रुप 2 का हिस्सा नहीं है। समझ में आ गई बात? ये डाउट क्लियर हुआ पहली बात? ठीक, अब आगे सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी ग्रुप 3 की, ग्रुप 2 समझ में आ गया, ग्रुप 2 का ग्रुप 4 के साथ कंपैरिजन समझ में आ गया, ग्रुप 1 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 के बारे में। यदि बेटा मैं ग्रुप 3 के बारे में बात करता हूं तो ग्रुप 3 में हमारे पास 3 आयन होते हैं, फील कर, Fe3+, Al3+, Cr3+। याद करो जब मैंने तुम लोगों को ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हुए या उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट बताते हुए जब ग्रुप 3 पे मैं आ रहा था तो मैंने कहा था कि H2S डालने पे भी बात नहीं बन रही है, तो हम ओरिजिनल सोल्यूशन को लेंगे, उसमें हीट करके HNO3 डालेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, और उसको कूल करने के बाद उसमें क्या डालेंगे? NH4Cl और NH4OH, और NH4OH क्या करेंगे? एक्सेस में डालेंगे, तब जाके इनके हाइड्रोक्साइड्स पीपीटी बनाएंगे। पर बेटा उस समय पे ना इस बारे में मैंने ज्यादा चर्चा ही नहीं करी थी कि मैं HNO3 को जो डाल रहा हूं वो क्यों डाल रहा हूं या क्या कर रहा हूं मैं उससे। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, वो HNO3 वाली बात क्या है। तो होता क्या है, जब आप इसको Fe3+, Al3+, Cr3+ लेते हो, आप इसमें जब HNO3 डालते हो तो बेटा होगा क्या, आपने पहले H2S डाला था ओरिजिनल सोल्यूशन में, राइट? ओरिजिनल सोल्यूशन था वही लेके चलते आ रहे हो, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में H2S डाला हुआ था, तो बेटा कुछ ना कुछ सल्फाइड्स के वहां पे रहते हैं,
ट्रेसेस। इसके बाद में क्या होता है कि आपके पास में पहले Fe2+ होता है। आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या था, Fe2+। जब आप HNO3 डालोगे ना तो HNO3 क्या करेगा, इस Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। HNO3 क्या कर देगा, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। और Fe3+ मुझे चाहिए क्यों, मेरा काम Fe2+ से क्यों नहीं चल सकता था, क्योंकि बेटा Fe2+ का जो KSP बनेगा सॉल्ट का, वो क्या बनेगा, FeOH होल ट्वाइस। और यहां जो KSP बनेगा वो क्या होगा, FeOH होल थ्राइस। तो बेटा यहां जो KSP था ना वो KIP से काफी ज्यादा था, तो यहां PPT नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने देखा कि Fe+2 पे नहीं बना। ये एक्सपेरिमेंट की बातें हैं बिहाइंड द बॉक्स, बट तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना कि क्यों Fe3+ में जा रहे हैं। क्योंकि Fe2+ में अगर जाते तो बेटा Fe2+ से भी FeOH होल ट्वाइस बन जाता, पर उसका जो KSP था ना वो KIP से काफी ज्यादा था, तो वो PPT नहीं बना रहा था। पर मैंने देखा कि यदि मैं Fe3+ के सैंपल की बात करता हूं तो उसका KSP जो है वो KIP से क्या था, कम, और यहाँ PPT बन रहा था। और मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे रेड ही तो पाना है, ज्यादा से ज्यादा आयन के टेस्ट ही तो करवाने हैं। तो Fe3+ में मेरा टेस्ट करना कन्वीनियंट है, तो मैंने क्या किया, HNO3 यूज किया। HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो Fe2+ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, Fe3+। पी ब्लॉक में पढ़ाई थी मैंने ये रिएक्शन, तो इस वजह से किया। पर हम ये बोलते हैं कि HNO3 को यूज करने से पहले आपको बीकर से क्या करना होगा, H2S गैस को निकालना होगा, बॉयल ऑफ करना होगा। क्या करना होगा, H2S गैस को बॉयल ऑफ करना होगा। तो H2S आई कहां से, क्योंकि भाई पहले डाइल्यूट HCl H2S डाला था, ट्रेसेस तो थे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, उसके 100% तो नहीं जा पाता, एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती किसी एक्सपेरिमेंट की। कुछ कुछ जो ट्रेसेस है ना सल्फाइड के, अगर वो HNO3 के कांटेक्ट में आ गए पहले, सपोज करो आपने उसको बॉयल ऑफ नहीं किया, अब आप HNO3 किस पर्पस से डाल रहे थे, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए, पर क्योंकि आपने बॉयल ऑफ नहीं किया तो पैरेलल में एक रिएक्शन ये भी चल गई जो आपको पता ही नहीं चली। पैरेलल में एक रिएक्शन ये भी चल गई कि है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने सल्फाइड को भी क्या कर दिया, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दिया, कोलॉइडल सल्फर में। और बेटा ये सल्फर अगर बन गया ना तो ये इंटरफेयरिंग रेडिकल बन जाएगा, ये इस टेस्ट को सही से होने ही नहीं देगा। तो इस वजह से आप इंटरफेयरिंग रेडिकल को क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। और इंटरफेयरिंग रेडिकल को हटाने के लिए आप कहते हो कि यार मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं है कि ये बन जाए मेरा, तो मैं तो पहले इसमें से H2S को निकाल दूंगा, फिर HNO3 डाल के अपनी आगे का काम शुरू करूंगा। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, आप बोलते हो कि मुझे ये वाला जो स्टेप है इससे बचना है। अगर इस वाले स्टेप से बचना है तो मैं तो क्या करूंगा, पहले H2S को बॉयल ऑफ कर दूंगा, फिर HNO3 डाल के Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करूंगा, और फिर मैं अपने ये वाले टेस्ट चेक करूंगा। इतनी कहानी समझ में आई क्या? अगर इतनी कहानी समझ में आई तो अब सुनो होगा क्या। तो होगा क्या, तो भाई अब जब मैंने अपने वो कैडमियम से लेके टिन तक के सारे सैंपल निकल गए थे, मैं बचा हुआ अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके आया और मैंने अब उसमें एक नया रिएजेंट डाला ये। अब मैं चाह रहा था कि भैया यहाँ पे तो मेरा काम हो जाए, जितने बचे हुए रेडिकल्स हैं सारे निकल जाएं। पर बेटा जब इसको डाला तो पता चला सिर्फ 3 ही रेडिकल ऐसे थे जिन्होंने पीपीटी बनाया, बाकी सारे के सारे इसमें क्या हो गए, सॉल्युबल। सिर्फ 3 ही ऐसे रेडिकल हुए जिन्होंने यहाँ पीपीटी बनाया, बाकी सारे के सारे क्या हो गए उसमें, सॉल्युबल। तो 3 कौन से थे जिन्होंने पीपीटी बनाया, Fe3+, Al3+ और Cr3+। और इन्होंने कैसा कंपाउंड बनाया, इन्होंने बनाया सब में हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाए, हाइड्रोक्साइड। हाँ या ना, समझ में आई बात? अच्छा, अब क्यों बनाया होगा इन्होंने पीपीटी, तो आसान सी बात है, KIP इनका क्या रहा होगा, KSP से ज्यादा रहा होगा, तभी पीपीटी बना होगा। और ये बात का तुम्हें आइडिया यहां भी लग गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर +2 लेते तो KIP KSP से ज्यादा नहीं रह पाता, उल्टा हो जाता, तो पीपीटी नहीं बनता। +3 लिया था तो पीपीटी बन गया। ठीक है साहब, तो देखो ध्यान से, मैंने FeOH होल थ्राइस का ही केस ले लिया। देखो ये ऐसे टूटेगा और इसके लिए KSP कुछ डिफाइंड है, KIP आप लिख दोगे। जैसे ही KIP लिखोगे और KSP से कंपेयर करोगे आपको समझ में आएगा कि इसका पीपीटी क्या है, बनेगा। पीपीटी यहाँ पे बनेगा, राइट। अगर यहाँ पे पीपीटी बनेगा, KIP KSP से ज्यादा है, तो कॉमन आयन क्या हेल्प कर रहा है, कॉमन आयन पे आओ जरा। कॉमन आयन कहता है NH4OH और NH4Cl। बेटा ये तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% आयनाइज होता है। ये एक वीक बेस है तो ये पार्शियली आयनाइज होगा। तो NH4OH तुम्हारा पार्शियली आयनाइज होके बनाएगा NH4+ और OH-। NH4OH पार्शियली आयनाइज होके बनाएगा NH4+ और OH-। जबकि NH4Cl तुम्हारा क्या बनाएगा, NH4+ और Cl-। होगा क्या भाई, ये देखो ये कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन है। कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी
तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी डिक्रीज, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी डिक्रीज तो KIP भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर KIP भी होगा डिक्रीज तो सर क्या PPT बनने में दिक्कत आएगी क्या? तो बेटा वही वाली बात है, KIP डिक्रीज तो होगा बट स्टिल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू KSP से अभी भी क्या होगी, ज्यादा। खुद की वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगा बट KSP से तो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सर फिर से वही वाली बात होगी जो ग्रुप 2 में हुई थी, ये कॉमन आयन इफेक्ट हमारे क्या काम आया, कॉमन आयन इफेक्ट हमारे क्या काम आया? PPT तो सर यहीं बन गया था, तो आपने क्यों टाइम वेस्ट किया फिर से ये बात बताने में? तो बेटा फिर से वही बात, ग्रुप 2 को किससे कंपेयर किया था, ग्रुप 4 से। ग्रुप 3 को किससे कंपेयर करते हैं, ग्रुप 5 से। हमें ये लगा कि भाई हाइड्रोक्साइड ही तो है ना, तो ग्रुप 5 में कौन होते हैं तुम्हारे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी तो हाइड्रोक्साइड बना सकते थे, ये भी तो हाइड्रोक्साइड बना सकते थे, इन्होंने हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनाया? ये था मेरा कंसर्न। मैंने बोला कि जब मैंने ये पास करवाया NH4Cl और NH4OH, तो भाई मेरे पास में रेडिकल जब सारे के सारे मौजूद हैं तो सिर्फ उन तीनों ने क्यों हाइड्रोक्साइड बना के PPT बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? चेक कर लो फिर क्यों नहीं बनाया होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं बनाया होगा, इनका KIP KSP से क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं वो वाली बात। कैसे चेक कर लेते हैं, देखो बेटा जब इनके मैंने KSP चेक करे, जैसे सपोज करो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई तो ये टूटा Ca+2 और OH माइनस में, सही बात है बेटा। जब इसका KIP चेक किया, KIP, तो KIP आया Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और KIP की वैल्यू जब मैंने चेक करी इसके KSP से कंपेयर करके, तो बेटा KIP की वैल्यू कम आई KSP से, KIP की वैल्यू क्या आई KSP से, कम। मतलब ये कि बेटा यहाँ पे इन सॉल्ट्स का जो KSP था वो काफी ज्यादा था KIP से, तो ऑब्वियस बात है सर यही हमने प्रिडिक्ट भी किया था। अब तो तुम सीख गए हो बातें, यही हमने प्रिडिक्ट भी किया था और इसलिए यहाँ PPT नहीं बन रहा था। ऊपर से मेरे स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन आ गया, कॉमन आयन। देखो कैसे भाई, NH4Cl या NH4OH जो है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस में, और जो NH4Cl है ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तुम्हारा टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। कॉमन आयन है कौन तुम्हारा, NH4 प्लस। कॉमन आयन की वजह से तुम क्या बोलोगे, कॉमन आयन की वजह से हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे बीकर में NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तुम्हारा रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, और अगर तुम्हारा रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड तो तुम्हारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो KIP की जो वैल्यू है, यहां आइएगा, जो KIP की वैल्यू है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर बेटा KIP की वैल्यू भी डिक्रीज होगी OH माइनस के घटने से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां ऑलरेडी मैं कह रहा था KIP KSP से कम है, बट कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो KIP की वैल्यू और कम हो गई। अगर KIP की वैल्यू और कम हो गई तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो और ज्यादा क्या हो गया, अब स्ट्रॉन्ग। तो कॉमन आयन इफेक्ट PPT ना बनने वाली बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड दिस इज द रीजन कि भाई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तुम्हारे ग्रुप 3 वाले टाइम पे PPT नहीं बनाते, ये आगे कहीं जाके PPT बनाते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक बात है। जैसे ग्रुप 2 वाले टाइम पे ग्रुप 4 वाले नहीं बनाते, ग्रुप 3 वाले टाइम पे ग्रुप 5 वाले नहीं बनाते। तो जनरली तुम्हें ये बात समझ आई होगी कि कॉमन आयन इफेक्ट उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए दिक्कत नहीं करता, क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रुप का तो काम था PPT बनाना और उन्होंने बना दिया। हमारी तो ये जद्दोजहद है कि बाकियों ने यहां क्यों नहीं बनाया। तो उन बाकियों के लिए हम चेक करते हैं कि KIP लेस देन KSP आ रहा था और कॉमन आयन तो KIP को और कम कर रहा था, मतलब KSP पहले ही ज्यादा था, KIP और कम हो गया, तो डिफरेंस तो बढ़ गया ना, डिफरेंस बढ़ गया, मतलब PPT तो और नहीं बनेगा, राइट। समझ में आई बात? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, आराम आराम से समझ आ रहा है क्या, हम साथ साथ हैं? चलो ठीक है साहब। अगर ये बात समझ आई तो बेटा ये तो हमने करे कंपैरिजन। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 पे क्या होने वाला है, इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। तो बस बेटा बात तो बहुत आसान है, जीवन बहुत सिंपल होने वाला है। अब तुम्हारा क्या सिंपल होने वाला है, देखो यदि तुमने बात करी ग्रुप 4 की, यदि आपने बात करी ग्रुप नंबर 4 की, तो आप क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर 4 पे आप ये बोलोगे कि भाई ग्रुप नंबर 4 में मेरा है जिंक आयन, मेरा है मैंगनीज, मेरा है कोबाल्ट और मेरा है निकल। अभी तक क्या हुआ था भाई, मैंने जब लास्ट ये रिएजेंट डाला तो ये लास्ट वाला ये रिएजेंट डालने तक सिर्फ मेरा 3 चीजों ने PPT बनाया, बची हुई चीजें लेके मैं अपना आगे बढ़ गया ओरिजिनल सोल्यूशन में।
जब बची हुई चीजें लेके आगे बढ़ा और मैंने कहा इस रिएजेंट तक तो काम नहीं चल रहा, तो अब मैंने कहा कि यार एक काम करो, ये जो ऊपर डाला था ना रिएजेंट, इसमें अब H2S भी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? अब H2S भी ऐड कर दो। तो अब क्या होगा, देखते हैं भाई क्या होगा। H2S डाला था तो सल्फाइड्स ने पीपीटी बनाया था, सल्फाइड्स ने पीपीटी बनाया था। जब सल्फाइड ने पीपीटी बनाया तो क्या बना, ZnS, MnS, COS, NiS, ये 4 पीपीटी बन गए। ZnS, MnS, COS और NiS, ये 4 पीपीटी बन गए। अब ये अगर पीपीटी बने हैं तो ये क्यों बने हैं? स्वाभाविक सी बात है, समझ आ रही है क्या? इनका KIP KSP से क्या रहा होगा, ज्यादा, तभी पीपीटी बना है। बाकियों का नहीं रहा होगा इसलिए बाकी नहीं बने, है ना? चेक करते हैं, आओ यहाँ पे। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो बेटा यहाँ पे जब आप KSP चेक करोगे तो ये था। जब आपने ग्रुप 2 के टाइम पे KSP को कंपेयर किया था तो ग्रुप 2 के टाइम पे जो KSP था वो उस समय की KIP वैल्यू से ज्यादा आ रहा था, तो पीपीटी नहीं बन रहा। पर यहां पे जब रिएजेंट चेंज हुआ तो मैंने बोला यहां जब KIP की वैल्यू चेक करूंगा ना तो वो KSP से ज्यादा आएगी इस समय पे, और ज्यादा आएगी इसका मतलब मेरा यहां पीपीटी बनेगा, यहां पीपीटी बनेगा। अब अगर मैं कॉमन आयन की बात करता हूं तो कॉमन आयन में है NH4OH और H2S। अगर ऐसा है तो बेटा ध्यान से देखना, NH4OH जो है वो पानी में कैसे गया, NH4+ और OH- की तरह। H2S जो है वो पानी में कैसे गया, 2H+ और H2- की तरह। तो सर यहां तो कॉमन आयन है ही नहीं बेटा। वैसे भी यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी तो नहीं है। कॉमन आयन के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझना था हमें। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ कुछ अलग होगा। देखो यहाँ क्या होगा बेटा, ये जो OH- है ना, क्या वो इस H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा? OH- जो है उसी बीकर में अगर उसे H+ भी दिखाई दे रहा है तो उसको खींच के H2O बनाना चाहेगा। बेटा अगर उसको खींच के H2O बनाना चाहेगा तो मैं बोलूं धीरे धीरे H2S के अंदर या बीकर में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो इस वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट होता जाएगा, बैकवर्ड। अगर इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, सोचना। इस बार H+ कम हो रहा है, हमेशा H+ बढ़ता था। ली चार्टली प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। मैं रिपीट करता हूं मेरी बात, शायद आप कंफ्यूज हो गए। देखना मैंने क्या बोला, जब मैं पहले यहां बात कर रहा था H2S की यहां, तो मैं ये कहता था कि कॉमन आयन की वजह से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम रिअटेन करने के लिए किधर आना पड़ा, बैकवर्ड। पर अब की बारी क्या हुआ, अब की बारी बेटा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घट गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन करने के लिए किधर आना पड़ेगा इस बार, फॉरवर्ड। बेटा अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड आना पड़ेगा तो यानी कि सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस बार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस बार बढ़ेगा तो KIP भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑलरेडी KSP से ज्यादा है, इस वाली बात ने तो उसको क्या कर दिया, और ज्यादा फेवर कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या साबित हो गया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आप कहोगे सर ये जो आप हमें इतनी देर से पढ़ा रहे हो ये हम अप्लाई कहाँ करेंगे, तो बेटा ये अप्लाई करोगे आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्ट एनालिसिस के मिक्स्ड सवाल आ जाते हैं जेई में। जेई एडवांस के अंदर कुछ बढ़िया सवाल अगर सॉल्ट एनालिसिस से बनना होगा या बच्चे को फंसाना होगा तो बेटा इस तरीके के वो सवाल दे देगा। और जिस बच्चे को एक कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा पता होगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के यही रेडिकल्स क्यों हैं, कोई और रेडिकल इस ग्रुप में क्यों नहीं है, तो वो बच्चा ये कैसे सॉल्व कर पाएगा। वो KIP KSP का कंपैरिजन और इन कॉमन आयन का उस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना अगर आपको पता होगा तभी तो आप बातचीत कर पाओगे ना यार, हाँ या ना, राइट। इसलिए आगे सुनो मेरी बात, अगर ये समझ में आता है तो अब ग्रुप 5 की बात कर लेते हैं। यदि हम ग्रुप 5 की बात कर लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया पीपीटी बनने वाली बात को लेके, कोई हमें गिला शिकवा है ही नहीं। ग्रुप 5 पे है। अब हमने कहा यहां तक हमारा इस रिएजेंट ने काम कर दिया, जो बचे हुए रिएजेंट उनको आगे लेके आए, और अब मैंने कहा भाई इतने से तो काम नहीं चल रहा, तो अब मैंने एक नया रिएजेंट खोला, ये अब मैंने कहा अब ये डाल के देखूंगा मैं। और जब ये डाल के देखूंगा तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे मेरा कार्बोनेट जो था वो मैंने एक्सेस में लिया था, तो इस वजह से जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था, कार्बोनेट का बन रहा था, CaCO3 BaCO3 SrCO3, यही पीपीटी बन रहे थे, और कुछ अभी भी पीपीटी नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों नहीं बन रहा था, ऑब्वियस सी बात है, इनका KIP इनके KSP से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। ये COO कैपिटल है ना, इनका KIP जो है वो इनके KSP से क्या रहा होगा भाई, ज्यादा रहा होगा, तभी पीपीटी बन रहा है। अच्छा जी ऐसा है, ठीक है। तो फिर एक बात बताना सर, कॉमन आयन का यहाँ क्या काम है, आओ देखो। कॉमन आयन में NH4OH वाली रिएक्शन है और अमोनियम कार्बोनेट है।
अमोनियम तुम्हारा क्या है, फिर से कॉमन आयन। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, विद टाइम कम होगा, और विद टाइम कम होगा तो केआईपी भी क्या होगा, कम होगा। केआईपी कम होगा बट न्यूमेरिकली इतना भी कम नहीं होगा कि केएसपी से हार जाए, केआईपी अभी भी क्या रहेगा, केएसपी से ज्यादा, मतलब पीपीटी तो बनेगा। तो सर फिर फायदा ही क्या हुआ, फिर से वही बात। तो बेटा जब भी इस तरीके से आपको लगे कोई फायदा नहीं है तो दिमाग में घंटी बजाओ कि ये इस ग्रुप के लिए था ही नहीं, ये तो आपको मैच करना है किसी और ग्रुप से। तो यहां क्या मैच करना है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई ग्रुप 5 पे ही मैग्नीशियम ही तो बचा ना अब आपके ओरिजिनल सोल्यूशन में, ग्रुप 6 में मैग्नीशियम ही तो आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब यहां तक सारे ही आयन अब इस समय पे आके पीपीटी बन गए, मैग्नीशियम क्यों रह गया, मैग्नीशियम क्यों नहीं बना। तो भाई सीधी सी बात है, उसका केआईपी केएसपी से ज्यादा नहीं आया होगा इसलिए नहीं बना। हमने कहा नहीं हम तो चेक करेंगे, तो भाई ठीक है कर लो चेक, कौन रोक रहा है, आओ। हमने कहा कि ठीक है भाई जब मैग्नीशियम को डालोगे तो ये बनना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, ये बनेगा तो फिर तुम क्या कहोगे, इसका केएसपी तुम्हारे पास है, इसका केआईपी तुम चेक कर लोगे, और जब तुम चेक करोगे तो इसका केआईपी इसके केएसपी से क्या आएगा, कम आएगा। और अगर इसका केआईपी इसके केएसपी से कम आएगा तो भाई जो बोल रहे थे वही हुआ, इसका पीपीटी नहीं बनेगा। और इस बात को स्ट्रॉन्ग और कौन कर देगा, ये कॉमन आयन। कैसे भाई, देखो ये जो कॉमन आयन है उसकी वजह से इतनी बात तो अब तक समझ आ रही है ना कि कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अगर कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो केआईपी की वैल्यू कम होगी। भाई केआईपी तो वैसे ही केएसपी से कम आ रहा है पीपीटी ना बनने से, अगर वैल्यू और कम हो गई तो बेटा ये बात तो मतलब मैं ये बोलूं क्या कि केआईपी विल डिक्रीज because of KIP will decrease because of decrease in CO3 2 minus concentration। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से KIP डिक्रीज हो रहा है, एंड ये चीज इस बात को और स्ट्रांगली सिद्ध करती है, ये चीज इस बात को और स्ट्रांगली सिद्ध करती है कि पीपीटी नहीं बनेगा। तो दैट्स द रीजन कि मैग्नीशियम आयन ने यहां पे पीपीटी नहीं बनाया, फिर उसके लिए आपको अलग ही टेस्ट करना पड़ता है जो आपको बताया हुआ है, राइट। ठीक है साहब, कर लेंगे, समझ आया। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे के दिमाग में कि सर ये यहाँ पे इन्हीं आयन ने पीपीटी क्यों बनाया, किसी और ने पीपीटी क्यों नहीं बनाया, या आप ऐसे हमें रटवा रहे हो तो हम रट तो लेंगे बट ऐसा क्यों हुआ कि एजी पीबी एचजी ही ग्रुप 1 के मालिक हैं, कोई और ग्रुप 1 में क्यों नहीं है। तो बेटा आई गेस आज जिन बच्चों ने ये सोचा होगा या आज के लेक्चर में जिन बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा कि इस सबको कौन गवर्न करते हैं, दो फैक्टर्स, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी, और मेजरली आपका सॉल्युबिलिटी, पीपीटी वाली कंडीशन। ठीक है, तो बेटा इस सब के साथ हंसते खेलते रोते गाते हमारा सॉल्ट एनालिसिस भी हो गया समाप्त। इनऑर्गेनिक आपकी क्लास 12th की होती है खत्म। ठीक है, तो बेटा मेरा और आपका सफर भी अब बस खत्म हो रहा है, एक लेक्चर और हमें लेना है, हमें क्या बातचीत करनी है, पीवाईक्यूज की, उसके बाद में आपका आगे का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ के आइएगा, जो भी अभी तक पढ़ाया है आप लोग रेगुलरली नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और इनऑर्गेनिक को दे देंगे श्रद्धांजलि। तब तक के लिए थैंक यू।